छात्र एवं छात्राएं, आशुलिपि के इस क्लास में मैं आज आपको व्यंजनों के आकार एवं उनके दिशाओं के बारे में आपको इसमें समझाने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे ताकि आपको विधिवत ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं। इसमें छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक सी भी बातें होंगी जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आज आपका टॉपिक है व्यंजन रेखाओं का आकार एवं दिशाएं और उनका आकार कैसा होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आशुलिपि में आकार के आधार पर दो प्रकार की व्यंजन रेखाएं बनाई जाती हैं। एक व्यंजन रेखा होती है पतली रेखा और दूसरी रेखा हमारी होती है मोटी रेखा। पतली और मोटी ये दो प्रकार की रेखाएं हैं और इनको आप अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क में समावेशित कर लें, ताकि अगर आप पतली और मोटी की आपको समझ में नहीं आए, इनको लाइट और डार्क भी बोलते हैं। लाइट रेखाएं और डार्क, ये डार्क रेखाएं होती हैं। ये आपको अच्छी तरीके से बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छी तरीके से और सुंदर आशुलिपि आप लिख पाएंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट है आकार के आधार पर मोटी सरल रेखाओं की यह विशेषता होती है कि वे हमेशा एक समान बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ पर जो बात की गई है मोटी सरल रेखाओं की बात की गई है। उसके बाद में मोटी वक्र रेखाएं हमेशा बीच में मोटी और
किनारों पर पतली होती हैं। ये खासियत होती है कि जब भी आप आकार इनका देंगे तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। मोटी, यहाँ पर मोटी वक्र रेखाओं की बात हो रही है। तत्पश्चात आप ध्यान देंगे पतली रेखाएं ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समतल बनाई जाती हैं। यहाँ पर पतली रेखाओं की बात की गई है, बनाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मोटी रेखाएं कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं बनाई जाती हैं। ऊर्ध्वमुखी नहीं बनाई जाती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको ये रिवाइज करा देते हैं, जिससे कि आपको इस लेक्चर में थोड़ी सी बोरियत भी ना महसूस हो और आपका जो फ्लो है वो भी आपका बीच में ना टूटे और आपको आपकी जो याददाश्त भी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। बताया गया है इसमें कि जो व्यंजन रेखाएं हैं, उन टॉपिक है हमारा व्यंजन रेखाओं का आकार और उनकी दिशाएं व्यंजनों की। इसमें बताया कि आकार के आधार पर जो व्यंजन की जो रेखाएं हैं जो हम बनाते हैं, वो व्यंजन की जो रेखाएं हैं वो दो तरीके की बनती हैं। एक तो पतली रेखाएं और दूसरी है मोटी रेखाएं, यानी लाइट आउटलाइन बनती हैं और डार्क आउटलाइन बनती हैं। उसके बाद में बताया गया है आकार के आधार पर जो मोटी सरल रेखाएं हैं, क्योंकि जो इसमें जो पतली रेखाएं हैं, पतली में भी वक्र रेखाएं होंगी, सरल रेखाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है मोटी सरल रेखाओं की। मोटी सरल रेखाओं की विशेषता यह होती है कि वे हमेशा एक समान बनाई जाती हैं। अगर कभी भी आप कोई इसमें की रेखा बनाते हैं मोटी, जैसे मान लो कि मैं गा व्यंजन बनाता हूँ, गा, तो गा की खासियत ये है कि जब ये बनेगा तो ये आगे से लेकर के लास्ट तक पूरा एक समान होगा। ये तो यही कहा जा रहा है, ये हमेशा एक समान बनाई जाती हैं मोटी सरल रेखाएं। ठीक है, मैं बनाता हूँ जैसे चा बनाया तो इसकी खास बात क्या होगी, ये ऊपर से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल मोटा होगा। हर शुरुआत भी और जो है इसका मिडिल और जो उसका लास्ट पॉइंट है वो सब एक शेप में होगा। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद में इसमें कहा गया है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मोटी वक्र रेखाएं जो हैं वो हमेशा बीच में मोटी और किनारों पर पतली होती हैं। यहाँ पर भी मोटी वक्र रेखाओं की बात थी, यहाँ पर मोटी सरल रेखाओं की बात थी। तो मोटी वक्र रेखाएं हमारी कौन सी हैं, जैसे हमने बताया था आपको अंग बताया था, ये हमारी मोटी वक्र रेखा है। इसको कैसे बनाते हैं, ये शुरुआत और अंत इसका तो पतला होगा, लेकिन जो मध्य पॉइंट इसका ये होगा ना, ये इसका डार्क होगा। वही इसमें बताया गया है कि ये बीच में मोटी होती हैं और किनारों पर जो ये होती हैं, किनारों पर ये पतली होती हैं। जैसे आपका धा है, धा तो ये इस तरीके से बनाते हैं। तो इसका मध्य पॉइंट जो है, मध्य जो है वो हमारा मोटा होता है और जो लास्ट पॉइंट है, दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो हमारे पतले होते हैं।
ये इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद में एक बात बताई गई है इसमें पतली रेखाओं के लिए। ये जो दो बिंदु थे ये आपकी मोटी रेखाओं के लिए थे। अब ये बिंदु यहाँ पर है पतली रेखाओं के लिए, कि पतली रेखाएं जो हैं वो ऊर्ध्वाधर भी बनती हैं, अधोमुखी भी बनती हैं और समतल भी बनती हैं। अब इसको देखते हैं ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वे रेखाएं जो नीचे से ऊपर को बनती हैं। बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी पिछली क्लास में भी आपको हमने इन तीनों के बारे में बताया, फिर आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ऊर्ध्वमुखी जो रेखाएं होती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनती हैं, और जो अधोमुखी होती हैं, जो अधोमुखी रेखाएं होती हैं वो वो ऊपर से नीचे को बनती हैं। उनका मुख अधो होता है, अर्थात नीचे की ओर होता है। और समतल में एक लाइन में बनती हैं, एक सीध में बनती हैं, सरल रेखा के तरीके से, वो समतल रेखाएं हमारी होती हैं। तो जो पतली रेखाएं हैं उन्होंने बताया कि वो इन तीनों रूपों में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे समतल में का, पूरा का वर्ग आपका समतल में आता है, ठीक है। अधोमुखी की बात की जाए तो का, अगर इसमें यहाँ पर पतली रेखाओं की बात थी तो इसमें का वर्ग में आपका आएगा का आएगा और खा आएगा, ठीक है। और समतल में आपका जैसे माँ होता है और ना होता है, ये भी समतल में है। और पतले हैं, डार्क नहीं होते, वक्र रेखाएं जरूर हैं लेकिन ये पतली रेखाएं। यहाँ पर पतली सरल रेखाओं की बात नहीं की गई है, ना ही वक्र, सिर्फ पतली रेखाओं की बात की गई है। तो ये समतल भी बनती हैं। और अधोमुखी भी बनती हैं हमारी पतली रेखाएं, है ना। पतली रेखाएं मतलब जो लाइट रेखाएं होती हैं, जो हल्के टच से बनाई जाती हैं, वो हमारी पतली रेखाएं होती हैं। अब अधोमुखी में पतली रेखाएं, जैसे चा वर्ग आता है तो चा वर्ग में हमारा चा हो गया, हमारा छा हो गया। पा वर्ग में हमारा पा हो गया और फा हो गया। ये हमारी अधोमुखी रेखाएं हैं। और ता वर्ग की बात करें, ता वर्ग में ता, था, टा वर्ग में टा और ठा, तो इधर ता था और इधर टा था। तो ये सब हमारी अधोमुखी हैं। सारे हमारे व्यंजन जो हैं हमारे अधोमुखी थे। तो ये अधोमुखी भी बनती हैं हमारी पतली रेखाएं। और ऊर्ध्वमुखी भी बनती हैं, मतलब नीचे से ऊपर को भी बनती हैं। ऊर्ध्वमुखी कौन सी, जैसे या, ये भी नीचे से ऊपर को बनता है इस तरीके से। वा ऐसे, रा, ये हमारे जो पतली रेखाएं हैं ये ऊर्ध्वमुखी भी बनती हैं, अधोमुखी भी बनती हैं, समतल भी बनती हैं। जैसे हा भी होता है, वो भी हा व्यंजन इस तरीके से। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला की वो कौन सी व्यंजन रेखाएं हैं जो ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समतल तीनों रूपों में बनाई जाती हैं। कई बार ये जो वाइवा आपके होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि मोटी रेखाएं कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं बनाई जाती। ये हमने देखा कि वाइवा में कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो तो ऐसी चीज़ पूछते हैं जिस पर अगर आप छात्र नोटिस ना कर पाएँ, वो जिसमें छात्र थोड़ा सा होपलेस हो जाएं और कहेंगे अभी मुझे कुछ नहीं आता, हम और पढ़ाई करें, ताकि वो सिर्फ आपको जज करते हैं आपको आता है कि नहीं, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उनका मेन उद्देश्य ये होता है पता करना। तो ये यहाँ पर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि पतली रेखाएं तो तीनों रूपों में बनती हैं, लेकिन जो मोटी रेखाएं होती हैं, मोटी रेखाएं वो कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं बनाई जाती हैं। तो वो ऊर्ध्वमुखी नहीं बनाई जाएंगी, इसका मतलब ये है कि वो अधोमुखी बनेंगी और समतल बनेंगी। ये यहाँ पर बताने का मेरा उद्देश्य था। आपको हमने पिछले लेक्चर में आपको हमने पूरी टेबल दिखाई थी, उसमें आप देखिएगा कि जितनी भी डार्क रेखाएं होंगी
उसमें कोई भी रेखा आपकी नहीं होगी ऐसे। और अब अधोमुखी की बात अगर करें कि डार्क रेखाएं, ये सब हमारी पतली थी, पतली रेखाएं, और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये हमारी मोटी रेखाएं हैं। मोटी रेखाएं तो मोटी रेखाओं में अधोमुखी में से चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में जा और झा, ये सब हमारे डार्क बनते हैं ये ऐसे। और उसके बाद में पा वर्ग की अगर बात करें, सब अधोमुखी बनते हैं। पा वर्ग में बा, इधर से बनता है बा, और उसके बाद में भा, भा डार्क हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे हैं जो अधोमुखी बनते हैं ऊपर से नीचे की ओर। और समतल में जैसे का वर्ग में आपने देखा गा, ये हमारा समतल है। घा, ये घा है। ये हमारी मोटी रेखाएं हैं। और मोटी रेखाएं कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं बनेंगी, बस आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि आस लिपि में व्यंजन रेखा की लंबाई लगभग 8 mm होती है इसमें व्यंजन रेखा की लंबाई। और दूसरा अगर देखा जाए मापन सेंटीमीटर में तो 3/4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर होती है। इतना आपको फिगर इसमें बनाना है, इतनी बड़ी रेखा आपको खींचनी है कि लगभग 8 mm हो जाए या तो 3/4 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो वो उतनी आप औसत व्यंजन की लंबाई आप आसलिपि में निर्धारित कर सकते हैं प्रत्येक व्यंजन की। उससे ना तो बड़ी हो और ना ही उससे छोटी हो, लगभग इतने के एवरेज में आपको बना करके चलना है। ये आप बखूबी अच्छी तरीके से आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया, आकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका आकार कितना होता है। अब उसके बाद में थोड़ा सा जैसे हमने बताया था चा वर्ग की बात आगे हुई थी। अब हम डायरेक्शन पर चलते हैं थोड़ा सा कि चा वर्ग की अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की, तो चा वर्ग जो है वो 60 अंश पर बनाया जाता है, जब ऊपर से नीचे अगर ऐसे लेंगे तो वो आधार से 60 एंगल पर होना चाहिए। ये तो ये जो है हमारा, ये हमारा चा है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे व्यंजन थे जिनको हमने कहा था ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये बहुत सारे व्यंजन थे। इन सब में जैसे हम कहते हैं रा, ड, ढ, वा और हा, ये जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे, और इसमें ये हा हमारा ऊष्म व्यंजन है और ये हमारे जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। इसमें या भी लिखते हैं। ये जो हैं ये आधार से आपके 30 अंश पर बनाए जाते हैं, मतलब धरातल से 30 अंश पर बनेंगे। ये आधार है हमारा,
अगर हम इसमें रा बनाते हैं तो ये 30 एंगल पर जाएगा, तो ये हमारा रा कहलाएगा, ये 30 एंगल होगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 30 एंगल पर कौन कौन से बनाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन है जो 30 एंगल पर बनाया जाता है। तो एक होगा, बाकी नहीं होंगे, तो आपको इसमें से चयन करना होगा। तो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा पा वर्ग है, पा वर्ग को धरातल से 120 से 125 डिग्री के मध्य बनाते हैं, ये आपको बखूबी ध्यान रखना है। उसके बाद में जो टा वर्ग आता है, टा वर्ग को आधार से 90 अंश पर बनाते हैं, और ये ऊर्ध्वमुखी बनाया जाता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। और ये ऊपर से नीचे को ऐसे बनेगा, तो ये बेस से ये 90 डिग्री का एंगल इसका होगा, तो ये हमारा टा होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में कुछ और बातें हैं जिन पर हम आपको बताने वाले हैं। तो ये सब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें आपको फिर से अगर कहीं पर लगता है कि कोई संशय है, तो हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। चलो, आपको फटाफट जल्दी जल्दी करा भी देते हैं, इससे आपको कोई दुविधा ना हो इसमें। तो रेखाएं जो होती हैं आकार के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, मोटी रेखाएं और पतली रेखाएं, लाइट और डार्क। ये हमने कई बार आपको रिवाइज कराया। उसके बाद में जो इसमें बताया गया है कि मोटी सरल रेखाएं हमेशा एक समान बनाई जाती हैं। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। इस टॉपिक से कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखेंगे कि मोटी सरल रेखाएं हमेशा एक समान बनाई जाती हैं। उसके बाद में मोटी वक्र रेखाएं जो होती हैं वो बीच में मोटी होती हैं और किनारे पर पतली होती हैं। तो जैसे अंग हो गया, धा हो गया, ये जो है ये मोटी वक्र रेखाएं ऐसी होती हैं। उसके बाद में जो पतली व्यंजन रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर, अधोमुखी और समतल तीनों रूपों में बनाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है था कि पतली रेखाएं जो मोटी रेखाएं कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं बनाई जाती हैं। या आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मोटी रेखाएं जो होंगी, मोटी रेखाएं कौन सी, जैसे का वर्ग में हमारा गा और घा, चा वर्ग में जा और झा, पा वर्ग में बा और भा। तो ये हमारी मोटी रेखाएं हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूछा भी जाता है निम्न में से मोटी रेखाएं कौन सी हैं, मिक्स कर देगा मोटी रेखाएं पतली रेखाएं, तो आपको उसमें से आपको बताना होगा कौन सी हैं। तो आप जब अच्छी तरीके से टेबल का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे बार बार, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। और उसके बाद में आश्लिपी व्यंजन रेखा की लंबाई जो है वो 8 mm होती है, 8 mm यानी मिलीमीटर। आप स्केल से नापेंगे आपको पता चल जाएगा, लगभग इतना होगा, इतना। और दूसरे मापन में अगर देखें तो 3/4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर अगर इसका आप माप करेंगे तब भी लगभग इतना ही बैठेगा वो व्यंजन रेखा। ठीक है। फिर चा वर्ग जो है वो 60 अंश पर बनाया जाता है। और उसके बाद में रा, डा, ढा, वा, हा, या व्यंजन ये धरातल से 30 अंश पर बनाए जाते हैं। पा वर्ग को धरातल से 120 से 125 के मध्य हम बनाते हैं। फिर टा वर्ग को हम 90 अंश पर बनाते हैं। तो ये आपको आकार और दिशाएं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा। अगर आपको कोई संशय है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछें, पर्सनली संपर्क कर लें, हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं।
अब व्यंजन रेखाओं के आकार एवं दिशाओं के बाद में अब हम आपको सिखाते हैं कि व्यंजन रेखाओं को मिलाते किस प्रकार से हैं। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यंजन रेखाओं को मिलाकर कहो या कहो जोड़कर लिखना। जोड़कर लिखने के नियम क्या होंगे, किस तरीके से हम जब व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे तो उनके क्या नियम होंगे, वो अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्योंकि व्यंजन जब हम व्यंजन माला को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं बनाना, उनको दर्शाना, तो उसके बाद में अब हमको ज़रूरत पड़ती है कि अब हम जब अक्षर बनाना सीख लिए, वर्ण बनाना सीख लिए, तो वर्ण से अब हम शब्द कैसे बनाएंगे। तो अब हम शब्द में सार्थक शब्द तो नहीं, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, किसी व्यंजन को किसी के साथ में जोड़ना होगा तो किन नियमों का हमें पालन करना होगा, उन नियमों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर सार्थक शब्द बनाएंगे और हम आशुलिपि के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला नियम ये है कि जब भी आप कोई शब्द इसमें जोड़ें तो बिना लेखनी उठाए हुए आपको देखो, व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक पूरा शब्द आप आशुलिपि में नहीं लिख लेंगे, तब तक लेखनी अर्थात पेंसिल नहीं उठानी है। क्यों, इसका रीज़न क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना था कम लिखना था, एक शब्द है का और माँ के योग से इसमें बना हुआ है। अब आपने का बनाया, अब लेखनी आपने उठा ली। अब माँ का जब नंबर आया तो आपने बनाना इधर से स्टार्ट किया था, उसके बाद में अब माँ का जब नंबर आया तो आपने इधर से इधर को कर दिया, तो यह फैक्ट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब तक आप पूरा कोई शब्द ना लिख लें तब तक लेखनी बिल्कुल भी ना उठाएं। तो जैसे का बनाया, अब नहीं समझ में आ रहा माँ कैसे बनेगा, तो आप यहीं पर अपनी लेखनी रखे रहें, सोच लो जितना सोचना है, उसके बाद जब याद आ जाए तो आप बना लो। ये प्रारंभिक स्तर है जब आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो जब अभ्यास आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट आप बना लेंगे। तो ये आपका सही है। तो लेखनी नहीं उठानी है जब तक आपको पूरा का पूरा शब्द ना लिख जाए। उसके बाद में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको ये दूसरा नियम है, आपको याद रखना है कि जहाँ से पहला व्यंजन बनाने का समापन करेंगे
वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ करेंगे। वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ करेंगे। कहने का प्रयोजन ये है, जैसे आपने लिखा जल, तो आपने जा को बनाया। अब जा व्यंजन का समापन यहाँ पर हुआ है, तो जो अगला व्यंजन बनेगा वो यहीं से बनेगा। ये हो गया आपका जल। कल, कल, खट, खा बनाया और फिर टा, खा को काट दो, कट, तो ये आपका खट हो गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पहले व्यंजन का जहाँ से समापन होगा, दूसरा व्यंजन वहीं से प्रारंभ होगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से बनाया और दूसरा यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी हो सकते हैं। जैसे फट, अब फा बनाया और टा, अब फा को हमने यहाँ से कट कर दिया। तो उन्होंने बताया कि जो प्रथम अक्षर होगा वो लाइन पर होगा, दूसरा कहीं पर भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चग, चा, ग, भर, भा और र, जलज, जा, ल, ज। सिर्फ पहले अक्षर का ध्यान रखना है, उसके बाद के अक्षर आपके कहीं पर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। टन, टन, तन, तन। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रूल है, इसमें का वर्ग के अक्षर मा, ना और अंग नीचे या ऊपर आने वाले
अक्षर नहीं हैं। नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि ये सभी आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं हैं अर्थात समतल हैं। समतल रेखाएं हैं, इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे खट। अब इसमें खा जो है ये हमारा का वर्ग का एक पार्ट है, तो ये समतल है। तो जब समतल के बाद में कोई नीचे लिखा जाने वाला अगर कोई व्यंजन आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आड़ी रेखा जो समतल रेखा होगी वो लाइन के ऊपर बनेगी ऐसे, और दूसरी तो नीचे आने वाली है ही है, खट हो गया। जैसे नप। नप में ना हमारी समतल रेखा है, उसके बाद में पा, ये हमारा नप हो गया। कट, का और टा, कट। मट, मट, मट हो गया। गब, गा, और ये बा, बा डार्क होता है, डार्क कर देंगे इसको। गा भी डार्क होता है, गा, और ये बा, गब हो गया। उसके बाद में मड। मड में माँ बनाया, और ये डा जो है ये हमारे दो तरीके से बनता है रा को, तो हम इसमें डाउनवर्ड बनाएंगे तो ऐसे ये हो जाएगा, अपवर्ड बनाएंगे तो रा ऊपर वाले काट करके बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कावर्ग कोई समतल है प्रारंभ में किसी शब्द में, तो वो समतल व्यंजन जो है वो उसके बाद अगर कोई डाउनवर्ड आता है तो समतल व्यंजन जितने भी होंगे वो सारे के सारे लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट होंगे। जैसे कटक, तो काटक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इसी पर आधारित है कि सेम इसका आप उल्टा कह सकते हैं कि का वर्ग के अक्षर मा, ना और अंग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं,
तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से प्रारंभ होंगे। कहने का अभिप्राय ये है, यदि प्रारंभ में कवर्ग है, कवर्ग के अक्षर है, माँ ना अंग है, और उसके बाद में ऊपर जाने वाले जो अपवर्ड लिखे जाने वाले वो अगर इसमें अक्षर आते हैं तो उसमें इन समतल व्यंजनों को हम लाइन पर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम दूसरे व्यंजन लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कल, तो कल में समतल व्यंजन है का, और फिर ऊपर जाने वाला है तो ला बना दिया। तो इसको इसका जो प्रारंभ करने का जो रूल है वो है कि लाइन पर से हम इसको प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में नव, न और वाह, तो ना बनाया और उसके बाद में वाह, तो ये नव हो गया हमारा। उसके बाद में कव, कव में का और वाह। तो इस तरीके से आप ये भी नियम समझ गए होंगे और ये वाला भी नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट नियम है, कौन सा, 5 नंबर का एक नियम है, आप उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे ज़्यादा गलती वहाँ पर भी होती है, वो ये है कि जो व्यंजन रेखा जो हमने आपको टेबल में बताया था उसमें व्यंजनों के कुछ गुण थे। जैसे जो व्यंजन व्यंजनमाला में समतल बनते हैं वह हमेशा समतल बनेंगे। और जो व्यंजन ऊर्ध्वमुखी बनते हैं वह हमेशा ऊर्ध्वमुखी तथा जो व्यंजन अधोमुखी बनते हैं वह हमेशा अधोमुखी ही बनेंगे, अधोमुखी ही बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब आपकी इच्छा हुई तो ऊर्ध्वमुखी बना दिया, जब इच्छा हुई तो अधोमुखी बना दिया। जैसे हमने लिखा कट कट कट, ये हमने एक शब्द लिखा कट कट। तो अब इसमें क्या है, समतल व्यंजन है प्रारंभ में, उसके बाद डाउनवर्ड है तो का और फिर टा, और फिर जब का आया तो अब हम क्या करेंगे, अब ये फिर ऐसे का बनाएंगे। अब कह दो टा लाएंगे तो ये यहाँ पर नीचे चला आएगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसका स्वभाव है कि टा हमेशा डाउनवर्ड ही बनता है, अधोमुखी बनता है। तो इसको यहाँ पर भी हम नीचे ही लाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बार डाउनवर्ड आया फिर यहाँ तो 1 2 3 ऐसे ज़्यादा स्पेस लेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है।
आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो समतल बनता है वो हमेशा समतल बनेगा और जो डाउनवर्ड बनता है हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे दूसरा है, आपको दिखाते हैं, जैसे खट मल। अब ये ख ट माँ है तो माँ समतल बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा। फिर ला ऐसे बनेगा तो इसको हमने यहाँ बना दिया खट। ये हो गया आपका खटमल। फिर आपका है जैसे कटहल, कटहल। तो कटहल में क ट, अब ये हा हो गया, फिर ये ला हो गया। तो जो जहाँ पर व्यंजन जिस तरीके से बनता है उसको हमेशा उसी कंडीशन में बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, टम टम, टम टम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे टा बनाया, टा कैसे बनता है, हमेशा ऊपर से नीचे को ही बनता है। फिर उसके बाद माँ है, ये हमेशा सरल रेखा में बनता है। फिर टा आ रहा है तो इसको हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे कि नीचे से, कि इसको हम नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करेंगे और फिर माँ बनाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका अगर हमें सही रूप बनाना है तो टा, क्योंकि नीचे बनता है, फिर माँ, फिर टा और फिर माँ। चाहे वो जितना लंबा हो जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से हमको बनाना है। तो ये नियम बताने का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो व्यंजन समतल हैं वो किसी भी कंडीशन में समतल ही बनेंगे, और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन जो है वो ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी हमेशा अधोमुखी ही बनेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यंजन जो हैं वो ऊर्ध्वमुखी भी बनते हैं और अधोमुखी भी बनते हैं, तो वो आवश्यकता अनुसार अपने स्थान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन टा है, जैसे टा वर्ग के जितने व्यंजन हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ही बनते हैं, अधोमुखी बनते हैं, तो वो हमेशा अधोमुखी ही बनाए जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा एक दो और रह गए हैं पॉइंट, उनको जल्दी जल्दी इसमें हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर जैसे जितनी भी आड़ी रेखाएं हमारी होती हैं, समतल, अगर समतल रेखा के बाद कोई समतल रेखा का व्यंजन आता है तो उसे लाइन से ही प्रारंभ करेंगे। जैसे मन, माँ भी समतल है, फिर ना आया तो इसको हम लाइन से ही बनाएंगे। उसके बाद में गन, गा और ना, तो ये लाइन से ही इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में कन, का और ना, मक, माँ और का। उसके बाद में ये है, अगला नियम है कि जब प्रारंभ में दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं आती हैं और उनके पश्चात
कोई नीचे आने वाली रेखा आती है तो उसका प्रारंभ लाइन के ऊपर से ही करेंगे। जैसे मनप, माँ और ना ये दोनों समतल हैं, उसके बाद पा डाउनवर्ड आ रहा है तो माँ और ना फिर पा। उसके बाद में कनप, का और ना समतल हैं तो का, ना और फिर पा। तो ये कुछ रूल थे जो आपको पता होना चाहिए था कि व्यंजनों को जब हम जोड़ते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं इसमें। तो आप इनका बखूबी अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपको व्यंजनों को जोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और अगर कोई असुविधा है तो आप संपर्क करें और कमेंट करें, हम आपको तुरंत इसका सलूशन उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।